नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बारे में था, और लगभग उसमें जितनी भी बेसिक बातें थी, जितना भी डिफ़िकल्ट मैटर हो सकता था, जितनी भी कंप्लीट स्टोरी हो सकती थी, हमने आपसे डिस्कस कर दिया। अब आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, एनालिसिस बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और ये कहा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो सारे के सारे ज़रूरी सिलेबस में जितने भी हैं, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से समझाते हुए हर एक केसेस को और क्या कैसे हो रहा है, हर एक चीज़ें समझेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हैं। एक बात और, आप लोग जैसे कि हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट का टॉपिक ख़त्म हुआ, फिर हम लोग ये मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। आप लोग में से कई सारे बच्चे तो कमेंट करते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत भी बताते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देख तो लेते हैं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए, इससे ये पता लगता है कि वीडियोस कंटिन्यू करने हैं कि नहीं करने हैं। तो इससे उत्साहवर्धन होता है और उत्साहवर्धन से ही ये वीडियोस बनाए जाते हैं। ये थोड़ी सी मदद है हमारी तरफ से, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय की अधिकता होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके लिए ज़रूरी हैं आपको समझा दिए जाएं, तो इसलिए इसकी पीडीएफ बनाना, फिर उस पर काम करके उस पर समझाना, तो इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। तो आप लोग यदि प्रतिक्रिया देंगे तो बेहतर होगा। इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी बताइए, कमियां भी आराम से बताइए, और क्या कहते हैं, अगर अच्छा है तो उसे शेयर करिए लोगों में, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और बताइए भी कि कैसा लगा आपको। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हैं, और मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है, मतलब फ्रॉम 12 to 35। चलिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखिए, भले ही इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, बट ऑल दैट स्टूडेंट्स जिनका हिंदी मीडियम भी है वो भी इसको ठीक से देखें, समझने की कोशिश करें। मैं इसको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, और ना समझ में आए तो बताइए, मैं और भी तरीके से आपको समझा सकता हूँ। तो पहला एक टॉपिक दिया गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही अब केवल भारत में तो है नहीं, तो ये अन्य देशों में भी है। तो वैसे हम लोग देखा जाए तो हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो हमने अमेरिका के देश से ले रखा है। अमेरिका में ही इसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो बिल ऑफ राइट्स इज़ अ फंडामेंटल राइट्स इन अमेरिका, ठीक है, यूएस, जिसे हम बेसिक राइट्स भी मानते हैं, कॉमनली नोन है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स, जिसे कॉमन राइट्स के क्या कहते हैं, बेसिक राइट्स भी, मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। और भारत में इसे ही क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो यूएस में इसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, बेसिक राइट्स भी कहते हैं, और भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें, यूके की, इंग्लैंड की बात करें, तो 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा एक आदेश पत्र हुआ करता था संसद का, और इसी को क्या कहते हैं हम लोगों ने राइट्स के नाम से माना। तो जो ब्रिटेन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसे मैग्ना कार्टा के माध्यम से जाना जाता है। तो मैग्ना कार्टा इज़ फंडामेंटल राइट्स इन इंग्लैंड, और भारत में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के ही नाम से जानते हैं, जबकि यूएस में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये कैसे हैं, मूल अधिकार हैं, कहाँ पे, जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है, तो ये किसके अगेंस्ट प्राप्त है, ये स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त है। अगर स्टेट जो सरकार है वो अगर आपसे, स्टेट का मतलब यहाँ पे पूरे देश से है, आप किसी पर्टिकुलर यूपी, एमपी और राजस्थान से मत लीजिएगा। अगर सरकार मतलब देश आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है या आपको उससे डिप्राइव करता है, दूर रखता है, तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अंडर विच आर्टिकल अ पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स।
तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, याद रखिएगा, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो किसके द्वारा किसको प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं, किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, और वो सरकार के विरुद्ध प्राप्त हैं। चलिए और आगे देखते हैं। कहा गया इट इज़ गारंटीड टू ऑल द सिटीजन, अभी मैंने बताया ही कि गारंटीड है सिटीजन को, मतलब अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्लेम करेंगे और सरकार को आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिटीजन के लिए गारंटी की तरह काम करता है और ये नागरिकों को प्राप्त होंगे ही। और आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। डीपीएसपी मैं आपको बताऊं तो संविधान के भाग 4 में, जिसे आप राज्य का नीति निर्देशक तत्व बोलते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बोलते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कंपैरिजन आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको एकदम अच्छे से लिख के समझा दिया है कि फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं आपको बताऊं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 टू 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में दिए गए हैं। एक्चुअली देखिए, जब देश वी गॉट फ्रीडम, देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग उस सिचुएशन में नहीं थे कि सारे के सारे अधिकार जो है वो नागरिकों को दिए जा सके। तो जितने हमने स्थिति के हिसाब से उचित समझा, देना ज़रूरी समझा, उन्हें तो फंडामेंटल राइट्स बना दिया। लेकिन वो जो देने तो ज़रूरी थे लेकिन दिए नहीं जा सकते थे उस समय तात्कालिक स्थिति की वजह से, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा और ये बात रखी कि धीरे धीरे कोशिश करके हम इन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये राइट्स हैं, इसका मतलब आप सरकार से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल क्या है, डायरेक्शंस हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इन्हें पूरा करके आपको देने की। तो इसीलिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये जस्टिसिएबल होता है, आप इसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक प्लानिंग है, जो डीपीएसपी है प्लानिंग है, तो इस वजह से अगर ये नहीं पूरा कर सके सरकार तो आप इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बातें ऐसे लिखी हुई हैं यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, ये राजनीतिक लोकतंत्र लाने में विश्वास रखता है। मतलब ये जो राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है कि फंडामेंटल राजनीतिक रूप से सबको ये अधिकार प्राप्त हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, तो केवल पॉलिटिकल नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अभी आगे चल के हम लोग जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो या आपने पढ़ रखा होगा पहले से, तो उसमें दिया है कि जैसे कि कहा गया है कॉटन इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, पंचायतें, ग्राम पंचायत का प्रावधान किया जाएगा, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाए जाएंगे, ऐसे ही इमारतों का संरक्षण का बात किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाने की बात की गई है। तो ये सारी की सारी बात सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आपसे कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट इंश्योर्स पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी, नहीं, केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। वहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसे कहा जा सकता था कि डीपीएसपी एम्स टू एस्टेब्लिशिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, और आगे देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल बिकॉज, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल मतलब मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ये व्यक्तिगत क्या कहते हैं, भलाई की बात करते हैं। मतलब ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है कि आपको ये अधिकार है, इससे आपको कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये मदद करता है कि व्यक्ति जो है डिग्निफाइड मैनर में जीवित रहे, मतलब उस अपनी स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जी सके। तो ये फंडामेंटल राइट निश्चित करता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर एक बात और लिखी गई है कि दे आर इंस्क्रीन्ड इन पार्ट 3, जो मैं पहले से बता चुका हूं कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनका प्रावधान किया गया है। चलिए अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि ये जस्टिसिएबल होते हैं क्योंकि ये अधिकार हैं, नहीं मिलेंगे तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच टू कोर्ट ऑफ लॉ, मैंने आपको समझा दिया है। और स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि
क्या ये एब्सोलूट है? एब्सोलूट का मतलब आपको मिल गया है तो हमेशा आपके पास रहेगा, कभी सरकार इन पे प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। और अगर एब्सोलूट नहीं है तो क्या ये क्या कहते हैं कंटेम्प्ट या इन्हें कंटेन किया जा सकता है, कंटेंटेड हो सकते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि कब प्रतिबंध लग जाता है कि जैसे मास वेलफेयर की बात हो, मतलब आपकी भलाई से। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके बोलने की स्वतंत्रता से आप कोई ऐसा कम्युनल भाषण देते हैं जिससे कि अराजकता फैल सकती है, तो आपका ये जो अधिकार है वो सरकार आपको नहीं देगी, मतलब आपको बोलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक मास वेलफेयर की बात है। तो अधिक लोगों की भलाई के लिए, देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, सुरक्षा के लिए, इन सब आधारों पर आपके फंडामेंटल राइट्स को भी कंटेन किया जा सकता है या उन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, वन बाय वन पॉइंट करके देखते चलते हैं। कह रहे हैं कि स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, आपको पता ही इम्पोज कर सकती है। ठीक है, ग्राउंड्स आपको मैंने बता दिए। और ये क्या कहते हैं, अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ये भी मैंने बता दिया कि ये अवेलेबल हैं किसको, सिटीजन को, किसके अगेंस्ट, राज्य के विरुद्ध। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या कहते हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं। तो मैंने पॉइंट में लिख दिया है अवेलेबल है नागरिकों को, किसको, अगेंस्ट स्टेट, मतलब राज्यों के विरुद्ध। ठीक है, आप राज्य के विरुद्ध इसको क्लेम कर सकते हैं। और क्या कहा गया है, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर 20। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनका प्रावधान है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार वर्तमान समय में है, 7वां था जिसे समाप्त कर दिया गया। तो अभी इसी में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के बारे में। ठीक है, जिसे आप कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, और दोष सिद्धि के विरुद्ध स्वतंत्रता, जिसे अनुच्छेद 20 कहते हैं। प्रॉपर अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 दो मात्र ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी भी कंडीशन में आप के समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद या विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज़ नॉट एलिमिनेटेड, या समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, अबॉलिश नहीं किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त आपको मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, डीपीएसपी क्या है, जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल मतलब जिसके लिए आप न्याय की गुहार लगा सके। ठीक है, कहा गया वायलेशन होगा तो पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ। याद है फिर से, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स हैं। उसके बाद कहा गया स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, मैंने कहा था वो क्या कहते हैं, इम्पोज कर सकता है कंटेन करने के लिए, मास मूवमेंट के लिए या सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, ये शायद 2 बार मैटर लिख उठा है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो और अगर हम लोग आगे बढ़ें, सेम मैटर जो है वो रिपीट हो गया है। देखिए सेम मैटर है, अनुच्छेद 20 और 21 नहीं समाप्त होंगे। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान बाकी सारे के सारे समाप्त हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, कहा गया कि इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हेडलाइन देखिए, 7 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड। जब संविधान बना, मतलब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हुआ, तो आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स गिवन थे, 7। ठीक है, कौन कौन से, राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स 29 टू 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31। ठीक है, तो इस तरह से देखें आप, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, तो आप देखेंगे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त थे। अभी मैंने 20 और 21 की बात की थी जो राइट टू फ्रीडम में आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट कर दिया गया, किसके माध्यम से, 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। आपको इसके पहले 2 साल पहले एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। आप मुझे बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन किस साल में हुआ था। ठीक है, और अगर आपको ये भी थोड़ा बहुत जानकारी हो कि किस वजह से इसको लघु संविधान कहते थे, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। 7 फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए थे। ठीक है, जिसे आप हिंदी में मैं बता देता हूँ, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, और यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता,
कल्चरल मतलब आप शिक्षा एवं संस्कृति मतलब संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो कल्चर किसकी बात करेगा 29 और एजुकेशन किसकी बात करेगा 30। इसी को माइनॉरिटी राइट्स कहते हैं, मतलब कि अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, क्यों कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडी मतलब क्या कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 स्वतंत्रताएं थी जिनमें से राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। आप मुझे बताइए कि ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके कहाँ ले गया। ठीक है, हालांकि मैंने लिख ही दिया है, आप इसको देख लीजिए। ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 1978 में जो हुआ था इसके द्वारा क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया, किससे, फंडामेंटल राइट से, और इसे ले जाकर के 300 के का, ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का में, ठीक है, पार्ट भी इंपॉर्टेंट है 12 और आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है 300 के का। ठीक है, ये कैपिटल है, कैपिटल का मतलब बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो 300 का कैपिटल ए इसमें ले जा करके रख दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, संपत्ति की चर्चा 2 जगह थी संविधान में, एक तो अनुच्छेद 31 में और एक अभी पढ़ेंगे 19 का, जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 19 का एफ आएगा। तो 2 जगह संपत्ति की बात थी, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोनों को समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 31 भी और 19 का एफ भी। ठीक है, और अब वर्तमान में 7 में से 1 चला गया तो कितने बचे, 6 संविधान आपके मौलिक अधिकार संविधान में बचते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करिए कि तेज़ बोल रहे हैं आप या कुछ चीज़ का दिक्कत आ रहा है। आप ज़रूर एकदम गुड फील करिए, आप हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं उसको अमेंड करूं और चीज़ें और बेहतर हो सकें। देखिए, मेरा उद्देश्य थोड़ा सा आपको इंटरटेन करना कम होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि आप जब 10 मिनट का समय मुझे दें तो आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिल जाए कि आपने इतना समय दिया, उसके बिहाफ में आपको इतनी जानकारी मिल गई। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए। मुझे नहीं समझ में आता मैं किस तरह से चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, या तो हो सकता है मैं आपको चुटकुले सुनाऊँ, दैट आई डोंट लाइक। तो मेरा फोकस होता है कि आपको अच्छे कंटेंट मिल जाए। चलिए, अनुच्छेद 12 मतलब 12 से 35 तक की बात थी, तो अब हम लोग बेसिक जान चुके उसका। अब हम लोग आर्टिकल एक एक करके डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 12 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। देखिए, आप अगर पढ़ेंगे अनुच्छेद संविधान पढ़ेंगे तो जब भाग 1 में बात करते हैं तो भाग 1 में भी संविधान की वो राज्य की परिभाषा, राष्ट्र की परिभाषा दी गई है। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है, पूरा का पूरा देश। ठीक है, तो 12 अनुच्छेद भी राज्य की परिभाषा देता है। हर जगह राज्य की परिभाषा का मतलब अलग है, कितनी क्राइटेरिया को राज्य माना जाएगा। जैसे मानिए पूरा का पूरा देश है, तो देश में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, कुछ कॉरपोरेशंस होते हैं। ठीक है, तो किसको राज्य माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं इसको भी राज्य मानूं तो मौलिक अधिकार यहाँ भी लागू होंगे, अगर मैं इसको भी राज्य मानूं तो मौलिक अधिकार यहाँ पे भी लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी बनती है और अगर कंपनी को भी अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य का अंग माना जाए तो मौलिक अधिकार कंपनी के लिए भी लागू होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राज्य की परिभाषा अलग से दी गई है। तो इसमें कहा गया राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के जो भी संसद क्या कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती है, और लोकल अथॉरिटीज़ जो मुंशी नगर निगम होते हैं, पंचायती राज ग्राम पंचायत होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होते हैं, ये सब राज्य के अंतर्गत राज्य के अंग माने जाएंगे। और भी देखिए, कहा गया कि जो अदर स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ होती है, स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटी के बारे में आपको बताऊं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, संवैधानिक कोई संस्था होती है। इसका मतलब ये है कि जिसका वर्णन संविधान में लिखा हो, किया गया हो, तो वो संस्था संवैधानिक मानी जाएगी। अगर उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है तो उसे पार्लियामेंट द्वारा नियम बना करके स्थापित किया जाएगा, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ना तो संविधान में उसका वर्णन होता है और ना तो पार्लियामेंट द्वारा उसका नियम बना करके स्थापना की जाती है। जो सरकार होती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, मतलब अपने ही मन से किसी चीज़ का आदेश देगी, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा और एक संस्था बना दी जाएगी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों में डिवीज़न शायद आपको समझ में आया होगा। तो ये जो LIC है, ONGC है, ये सारी कंपनियां अभी किसके अंतर्गत आएंगी, राज्य के अंग माने जाएंगे। एक्शन ऑफ स्टेट्स ऑल एबव सेड,
कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कहा गया कि इनमें से अगर किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये सब जाकर के क्लेम कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य के अंतर्गत किन किन चीज़ों को लिया गया जिन पे मौलिक अधिकार लागू होंगे। तो मुझे लगता है अनुच्छेद 12 क्लियर हो गया, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 13 के बारे में। 12 के बाद अनुच्छेद 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई सारे विवाद हैं और बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, बहुत ही एम्बिगिटी है इसमें कभी कभी अगर ठीक से ना समझा जाए तो। कहा गया कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट, अनुच्छेद 13 कहता है कि वो सारे नियम जो इनकंसिस्टेंट हैं, किसके द्वारा, डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जो लोगों के मौलिक अधिकार को लागू करने में रोड़ा बन रहा है, बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है उसका, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, शैल बी वॉइड, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 कहता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर कि वो क्या कहते हैं, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है कोई भी नियम, तो उसे वो समाप्त कर सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, तो कहा गया कि दिस आर्टिकल एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, किस देश से, ठीक है, और किस अनुच्छेद में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, नहीं आता तो खोज के देखिए। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं जुडिशियल रिव्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहा गया कि कोई भी अगर नियम है और वो मौलिक अधिकार को लागू होने में रोड़ा बन रहा है तो उसको रिव्यू कर सकता है, अगर वो सच में वैसा है तो उसे समाप्त कर सकते हैं। और दिस पावर इज़ कन्फर्ड टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। मैंने आपसे कहा था अगर कोई कानून इस तरह का होगा तो उसे अनुच्छेद 32 के तहत कौन, सुप्रीम कोर्ट नल इनवाइट कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। यही दो अनुच्छेद के तहत आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। शुरुआत से ही मैं इन अनुच्छेदों को रटवा रहा हूँ आपसे। इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहा गया अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स पे आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। आपसे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं, तो देखो भाई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन लोअर कोर्ट नहीं होती है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड जो है, जो हम कहाँ से लिए हैं, जो मैंने आपसे पूछा है, आप बताइएगा, चिंता मत करिए, मैं बता नहीं दूंगा ऐसे ही। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर खुद नहीं मिलेंगे, खुद ढूंढिए। ये जो जुडिशियल रिव्यू का नाम है ये नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, अभी अनुच्छेद 13 पे ही बात हो रही है। अनुच्छेद 13 पे जब संविधान को, किसी भी कानून को हटाने की बात आई तो वहाँ पे दो डॉक्ट्रिन जो थे, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत यहाँ पे है। एक तो सीवरेबिलिटी, मतलब जिसे सेपरेट कर देना, मतलब अलग कर देना, मतलब जैसे कोई कानून किसी भी संविधान फंडामेंटल राइट्स को, जैसे ये मान लीजिए पूरा का पूरा कानून है और कानून का ये वाला भाग ऐसा है जो मौलिक अधिकार को लागू होने में दिक्कत बन रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, इसको हटा देंगे, इस पूरे कानून में से ये वाला अब लागू नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सेपरेट कर देना। ठीक है, हटा देना, समाप्त कर देना। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बात रखी कि अगर मान लीजिए हो सकता है कि आप इसे समाप्त कर दे रहे हैं अभी, लेकिन कल अगर इसकी फिर से आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे दोबारा लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया है। तो आप कुछ ऐसा प्रावधान ले आइए कि जब कभी ज़रूरत पड़े, आज नहीं तो कल, समय के हिसाब से यदि चीज़ें बदलें, तो आप उसे पुनः लागू कर सकें। तो इसी के लिए दूसरा डॉक्ट्रिन लाया गया, उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इसे बोलते हैं आप ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण, अच्छा एक बात बताइए, ग्रहण जब सूर्य पे लगता है तो थोड़ी देर के लिए लगता है, और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो जितना पोर्शन ढका हुआ था वो फिर से दिखने लगता है। तो कहा गया कि ये चीज़ आपने देखा होगा कि कहा यह गया कि कोई भी कानून है, मान लीजिए ये कानून है और इसका ये पोर्शन जो है दिक्कत कर रहा है, तो आप इसको ढक दीजिए इक्लिप्स की तरह। मतलब इसको जैसे सूर्य ग्रहण लग जाता है तो सूर्य का उतना भाग ढक जाता है, तो आप इसे भी क्या कर दीजिए, कर्टन में डाल दीजिए। ठीक है,
यूज़ ना किया जाए, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको ढक दिया जाए। इसका फ़ायदा ये है कि कल अगर कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो कर्टेन हटाओ और इसका प्रयोग चालू हो जाए, हमें दोबारा संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहा गया है कि ओवर शैडो कर दिया जाएगा, उस पर ढक दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि दिस कैन बी इन्फोर्स्ड अगेन इफ़ द रेस्ट्रिक्शन पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स आर रिमूव्ड करें। अगर वो कल काम का हो जाए और वो मौलिक अधिकारों का हनन ना कर रहा हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा इन्फोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सीवरेबिलिटी के तहत हटाया जाएगा उसको दोबारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। देखिए अगले पॉइंट में आपने देखा कि सीवरेबिलिटी के बारे में क्या आप कह रहे हैं कि इसे समाप्ति का सिद्धांत आप कह सकते हैं हिंदी में। आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन says that all laws in force in India before the commencement of constitution is so far as they are consistent with the provision of fundamental rights shall to the extent on the inconsistency to be void। ये void का मतलब हो गया कि गैर कानूनी, ठीक है। तो कहा गया वो सारे कानून जो अनुच्छेद 13 के तहत ये कहा गया है कि जो सारे कानून मौलिक अधिकार का हनन करेंगे उन्हें वाइड कर दिया जाएगा, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। कहा गया लेकिन पूरा का पूरा एक्ट नहीं इनवैलिड होगा। मैंने अभी क्या बताया, ये पूरा एक्ट है, ये वाला पोर्शन अगर दिक्कत कर रहा है तो इसे हटा दिया जाएगा, पूरे एक्ट को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये दोबारा जो है वो प्रयोग में नहीं आएगा, लेकिन इक्लिप्स के तहत ये दोबारा प्रयोग में आ सकता है, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, मतलब सेपरेट कर देना, हटा देना, उसका यूज़ करना बंद कर देना। अब यहाँ पे एक और बड़ा क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कि फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इस पे बड़े सारे केसेस हुए, बहुत इंपॉर्टेंट 2 केस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, मतलब मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं। तो पहला एक ऑप्शन दिया गया है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 में केस हुआ था, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन गिवन ट्रांसेंडेंटल पोजीशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस नो अथॉरिटी। सीधी बात आप समझिए कि कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और इन्हें आप समाप्त, मतलब इनमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अमेंड नहीं कर सकते हैं, नो बडी हैज़ पावर, नो अथॉरिटी हैज़ पावर कि इसको अमेंड कर सकें। तो गोलकनाथ ने क्या कहा, अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही फेमस केस 1973 में, कई बार तो डायरेक्ट नाम से डेट पूछ लिया जाता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हुआ। केशवानंद भारती केस, मैंने एक इमेज भी बना रखी है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप जो है संविधान को बदल सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर एक नया पॉइंट आ जाता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केशवानंद भारती का केस कब हुआ था, 1973 में। केशवानंद भारती बनाम किसका केस था, तो स्टेट ऑफ केरला था, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस ने दिया, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ने। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केस है, वाद है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, मतलब उसे बदला जा सकता है, तो वो भी केशवानंद भारती केस रहा, ठीक है। तो 2 आपको केस याद रखने, गोलकनाथ ने कहा अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, केशवानंद भारती ने कहा हो सकता है, ये 1967 की बात है, और केशवानंद भारती 1973। आप ध्यान रखिएगा आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है 13 जजों की। गोलकनाथ केस में 11 जज थे, इसमें कुल 13 जज थे, तो आज तक की सबसे बड़ी पीठ। ये भी क्वेश्चन बना है कि सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन सी थी, केशवानंद भारती की, ठीक है। तो ये बड़ा टॉपिक है, 35 तक हम लोग को चलना है। आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जब सेकंड टॉपिक पे आएंगे तो यहीं से आगे, मतलब अनुच्छेद 13 पढ़ चुके हैं, 14, 15, 16, ठीक है, फिर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको नॉलेज मिले, नॉलेजेबल लगे, तो दूसरों को भी शेयर करिए, जितना हो सके लोगों को पहुँचाइए, ठीक है। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं भी कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।